हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 का पार्ट 12। और आज के पार्ट 12 में हम देखेंगे दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल और उदाहरण 4.10 की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स। यानी कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास दो चालक है, मान लो एक चालक है ए, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, और दूसरा चालक है बी, जिनमें से क्रमशः आई ए और आई बी धारा समान दिशा में प्रभावित हो रही है। क्या करना है, हमें यह ज्ञात करना है कि इस चालक ए के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, आई एम सॉरी, जस्ट इरेज दिस। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें यह ज्ञात करना है कि चालक ए, हम जानते हैं कि चालक ए जो होगा, जिसमें से कोई धारा प्रभावित हो रही होगी, वह अपने चारों ओर उत्पन्न करता है एक चुंबकीय क्षेत्र। और उस चुंबकीय क्षेत्र में जब हम किसी दूसरी वस्तु को लेके आते हैं तो वह अनुभव करती है एक बल का। इसी तरह हमने इस चालक के द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र था, उस चुंबकीय क्षेत्र में हमने दूसरा चालक लेके आया है, वो है बी। तो ये बी क्या करेगा, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर कुछ बल आरोपित होगा, और वो बल कितना आरोपित होगा वही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और हम जानते हैं कि जो चालक बी है वो भी एक चालक है जिसमें से कुछ धारा प्रभावित हो रही है, तो वह भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और उसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस चालक बी पर भी एक बल कार्य करेगा। यानी कि हमें निकालना है इन दोनों समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम इसे कैसे करने वाले हैं। तो हमने देखा कि चालक ए चालक बी के अनुदिश प्रत्येक बिंदु पर समान चुंबकीय क्षेत्र बी ए लगा रहे हैं। हम मान लेते हैं जो चालक ए है उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है बी ए। तो हम एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार जानते हैं कि इस तरह चालक ए के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो होता है म्यू नॉट आई ए बटे 2 पाई डी। इतना हम जानते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे समझने वाली यह है कि यहाँ पे एल, एल क्या है, एल एक छोटा सा खंड है चालक बी का, वे छोटा सा खंड जिस पर बल कार्य कर रहा है। कौन सा बल, जो चालक ए के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस चालक बी के छोटे से खंड एल पर एक बल कार्य कर रहा है। तो हम इसी खंड के ऊपर लगने वाले बल की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अब हमें निकालना क्या है, अब हम जानते हैं कि चालक बी है जिसमें से आई बी धारा प्रभावित हो रही है, वो बी के कारण पार्श्वतः एक बल का अनुमान करती है। इस बल की दिशा कैसी होती है, तो ध्यान रहे कि ये जो बल होगा उसकी दिशा ए की तरफ होती है। तो हम जानते हैं कि हम बल का सूत्र कैसे देते हैं, हम जानते हैं बल का सूत्र होता है जो कि ए के कारण बी के खंड एल पर लगा हुआ बल है, वो हो जाता है एफ बी ए बराबर बी आई एल। जहां पर बी ए क्या है, चालक ए का चुंबकीय क्षेत्र, एल क्या है, एक छोटा सा खंड, इसका छोटा सा खंड बी का छोटा सा खंड जिस पर वो बल लग रहा है, और आई बी क्या है, जिस पर यानी जिस चालक पर बल लग रहा है उसमें बहने वाली धारा, आई बी एल बी ए। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ जाता है यहाँ पे बल। हम बी ए की वैल्यू जानते हैं जो अभी अभी हमने कैलकुलेट करी थी, हम जानते हैं। तो यहाँ पर आप बी ए की वैल्यू रख दीजिए तो आपके पास आ जाएगा बल, जो कि चालक ए के चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक बी के छोटे से खंड एल पर लग रहा है। तो यहाँ से हमने ये बल यहाँ पे निकाल दिया। अब आप खुद सोचिए कि जो चालक ए के चुंबकीय क्षेत्र के कारण बी के खंड पर लगने वाला जो बल होगा वो हमने कैलकुलेट कर दिया। आप इसी तरह से बी के चुंबकीय क्षेत्र, हम कह सकते हैं बी बी के कारण इस ए के छोटे से खंड एल पर लगने वाला बल कितना होगा, वो समान परिमाण का होगा, क्योंकि जो कंडीशन है वो समान है दोनों के लिए, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बल होगा उसका परिमाण तो समान होगा लेकिन उसकी दिशा डिफरेंट होगी, क्योंकि जो बी पर लगने वाला बल था उसकी दिशा थी ए की तरफ, तो जो ए पर लगने वाला बल होगा उसकी दिशा हो जाएगी बी की तरफ। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एफ बी ए बराबर होता है माइनस एफ ए बी के। यानी कि जो बल है जो एक दूसरे पे लग रहा है उनका परिमाण समान है, उनकी वैल्यू समान है, लेकिन उनकी डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। तो अब इस इक्वेशन को देख के हमें एक नियम याद आता है। वो नियम कौन सा है, वो नियम होता है न्यूटन का तीसरा गति का नियम। याद कीजिए, हम पढ़ते हैं ना ये फिजिक्स में, क्रिया प्रतिक्रिया या एक्शन रिएक्शन का नियम, जिसमें क्या होता है, जब हम किसी वस्तु पर कार्य करते हैं
यानी क्रिया करते हैं, तो वे वस्तु भी समान रूप से लेकिन विपरीत दिशा पे हम पे एक प्रतिक्रिया करती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बल है परिमाण में समान है दोनों, लेकिन उनकी दिशा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। एक और निष्कर्ष के तौर पर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो समांतर धाराएं होती है वह आकर्षित, जबकि प्रति समांतर धाराएं प्रतिकर्षित करती है। यानी कि समांतर धाराएं मतलब जब एक ही डायरेक्शन में कोई धारा प्रभावित हो रही है इस तरह से, तो वे एक दूसरे को क्या करेगी, आकर्षित करेगी। लेकिन प्रति समांतर धाराएं जो कि विपरीत दिशा में बह रही होगी एक दूसरे के, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। लेकिन इसी के साथ हम स्थिर वैद्युतिकी में आवेश के बारे में जब पढ़ते हैं, तो आवेश के बारे में हम थोड़े विपरीत नियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम ये देखते हैं आवेशों के केस में कि जो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय आवेश मतलब समान जो आवेश होते हैं, जैसे धनात्मक धनात्मक या ऋणात्मक ऋणात्मक, वे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, जबकि जो विजातीय आवेश होते हैं उन पर आकर्षण होता है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि धारा के केस में ये डिफरेंट है, यानी कि आवेश का नियम अलग है और धाराओं का नियम डिफरेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हमने निकाला था बल का सूत्र, उसी बल के सूत्र को अगर हम थोड़ा और एक्सपेंड करें तो हम आगे ये बता सकते हैं कि एफ बी ए, यहाँ पे हमने एक नया जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस करा है, स्मॉल एफ बी ए। ये क्या है, ये है बल एफ बी ए के प्रति एकांक लंबाई पर आरोपित बल। यानी कि अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि प्रति एकांक लंबाई पर कितना कार्य कर रहा है बल, कितना बल लग रहा है, तो वो हम किससे निकालेंगे, वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि एफ बी ए बराबर हो जाता है म्यू नॉट आई बी बटे में 2 पाई डी। अभी अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो सेम यही है, बस आप याद रखिए कि यहाँ पे हमारे पास एल था, उस एल को हम जब नीचे लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ बी एल हो जाएगा, और ये होता है इसके इक्वल। यानी कि ये क्या है, ये है प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल। तो अब इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसी फॉर्मूले को देखें, अगर हम इस फॉर्मूले को देखते देखते हम, अगर हमसे पूछा जाए कि 1 एम्पियर धारा क्या होती है, देखिए 1 एम्पियर वह धारा होती है। अगर हमें कभी हमसे पूछा जाए कि किसी चालक में, हम जैसे बात करते हैं किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रभावित हो रही है, तो 1 एम्पियर धारा प्रभावित होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास दो लंबे सीधे उपेक्षणीय अनुप्रस्थ काट के निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि दो चालक है जो कि 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से स्थित है, समांतर चालकों में प्रभावित होती है। ऐसी धारा जो कि दो लंबे सीधे अनुप्रस्थ काट के निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समांतर चालकों में प्रभावित होती है। जब 1 एम्पियर धारा प्रभावित होती है तो इनमें से प्रत्येक चालक की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न होता है। यानी कि हमने देखा कि इस केस में उस पर कितना बल कार्य करता है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। इतना बल जो है वहां पे कार्य कर रहा होता है जब उस चालक में ये कंडीशन होती है। आप सिंपली ये कैसे आए यहाँ से 2 × 10⁻⁷, अगर आप इस ऊपर वाले फॉर्मूले में म्यू नॉट की वैल्यू में पता होती है जो कि कांस्टेंट है, आई ए और आई बी क्या है, 1 एम्पियर है, तो आप उस जगह एक एक रख दीजिए। नीचे 2 पाई, पाई की वैल्यू एक कांस्टेंट है तो आप उसकी वैल्यू रख दीजिए, और डी क्या है, दूरी, दोनों के बीच की दूरी है, तो चालकों के बीच की दूरी है जो कि हमने कंज्यूम करी है 1 मीटर। अगर आप इन सारी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो आपके पास जो बल है जो कि प्रति एकांक लंबाई पर यानी प्रति मीटर की लंबाई पर जो बल है वो हमारे पास इतना निकल कर आ जाता है। अच्छा, हम जानते हैं कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है अर्थात कूलम्ब, को हम एम्पियर के पदों में भी परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, जब किसी चालक में 1 एम्पियर की अपरिवर्ती विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके अनुप्रस्थ काट में 1 सेकंड में प्रभावित आवेश की मात्रा 1 कूलम्ब होती है। हम जानते हैं कि 1 कूलम्ब मतलब क्या, 1 कूलम्ब आवेश की मात्रा मतलब क्या होता है। 1 कूलम्ब आवेश की मात्रा ये होता है कि जब किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है तो उसका जो अनुप्रस्थ काट होगा उसमें 1 सेकंड में प्रभावित जो आवेश की मात्रा होगी उसे कहते हैं हम कूलम्ब। तो ये बात थी हमारी जो हमने अभी पढ़ा था, दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच में कितना बल कार्य करता है
उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया था। तो उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है और उसी पे बेस्ड हम अब एग्जाम्पल करते हैं 4.10 को। चलिए इसको समझते हैं पहले कि इस उदाहरण में हमसे क्या बोला गया है। इसमें कहा गया है किसी निर्धारित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें दे रखा है। इस क्षेत्र की दिशा भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर है। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन हमें दे रखी है चुंबकीय क्षेत्र की। किसी अत्यधिक लंबे सीधे चालक से, एक लंबा सीधा चालक है जिससे कि 1 एम्पियर की अपरिवर्तित धारा प्रभावित हो रही है। ओके, जब ये तार किसी क्षैतिज मेज पर रखा है तो विद्युत धाराओं की दिशा जो है वो है पूर्व से पश्चिम की ओर। यानी कि हमारे पास दो केस है, हमें चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो पता है और हमें विद्युत धारा की जो प्रवाह की दिशा है वो बता रखी है दो पार्ट में। ए पार्ट में बोला गया है कि वो पूर्व से पश्चिम की ओर है और बी पार्ट में बोला गया है कि वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। ओके, तो केस में पता चल चुका है और हमारे पास क्या क्या गिवन है वो भी हमें पता चल चुका है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि तार के प्रति एकांक लंबाई पर बल कितना है। तो तार के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप सब खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए पहले। हमारे पास जो जो वैल्यू गिवन है और उस पर फॉर्मूला आपको लगाना है, डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें कि प्रति एकांक लंबाई पर हमें इसे बल ज्ञात करना है, तो प्रति एकांक लंबाई को जो है स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं और स्मॉल एफ मतलब क्या होता है, कैपिटल एफ बटे में स्मॉल एल। ठीक है, तो अगर आप देखें कि अगर आप सोचें कि हमने पिछला वाला फॉर्मूला इसमें क्यों नहीं यूज करा जो अभी अभी हमने पढ़ा था, तो इसका क्वेश्चन ये होगा कि जो हमारे पास कंडीशन है वो उस तरह की कंडीशन नहीं है यहाँ पे जो अभी अभी हमने डिस्कस की थी, क्योंकि हमारे पास दो समांतर विद्युत धाराएं थी। तब हम उस फॉर्मूले को वहां पे लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम उस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक तार की यहाँ पे बात हो रही है। तो उस फॉर्मूले को लगाने के यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता है क्योंकि हमारे पास स्मॉल डी भी नहीं है फॉर्मूले के लिए, है ना। तो इसलिए हमें क्या लगाना है, हमें ये पता होना चाहिए लेकिन जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि प्रति एकांक लंबाई पर बल क्या होता है। अभी अभी हमने समझा था प्रति एकांक लंबाई पर बल मतलब होता है स्मॉल एफ दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ बटे स्मॉल एल। और हम एफ का फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि किसी चालक के द्वारा कितना बल लगता है, हम वो जानते हैं दैट इज एफ इज इक्वल्स टू बी क्रॉस आई एल, ये हम जानते हैं। और यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले को खोले अदिश रूप में तो हम जानते हैं वो होता है बी आई एल साइन थीटा। तो आप जानते हैं बी की वैल्यू हमें पता है, आई की वैल्यू पता है और एल की वैल्यू भी हमें यहाँ पे पता है। हमें क्या पता नहीं है, एल की वैल्यू नहीं पता, लेकिन वो एल जो है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें जरूरत भी नहीं होती है एल की यहाँ पे, है ना। तो हमें जो पता करना है वो पता करना है थीटा, यानी कि थीटा जो है वो कितना है यहाँ पे, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो आप इसे कैसे करेंगे, अगर आप केस को ध्यान से पढ़े तो आप देखेंगे ए केस अगर हम बात करें ए वाले केस की तो हम देखेंगे कि धारा है वो कहाँ से कहाँ प्रभावित हो रही है। वो पूर्व से, मान लो यहाँ पे पूर्व दिशा है, पूर्व से पश्चिम की ओर जो है हमारी धारा प्रभावित हो रही है। ये क्या हमारे पास, ये हमारी धारा है। और अगर अपनी भौगोलिक, अगर हम क्षेत्र की दिशा को देखें, अगर हम क्षेत्र की दिशा को देखें तो हम देखते हैं कि वो उत्तर से सॉरी दक्षिण से उत्तर की ओर जो है हमारी चुंबकीय क्षेत्र है। अगर आप देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का इन द फर्स्ट केस में, है ना। तो इतना हो जाएगा तो हमारे पास थीटा की वैल्यू जो हमें पता चल जाएगी और साइन थीटा होता है 1, साइन 90 जो होता है 1 होता है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बी केस को देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो विद्युत धारा की दिशा दे रखी है वो क्या दे रखी है, दक्षिण से उत्तर की ओर। क्या दे रखी है, दक्षिण से उत्तर की ओर धारा है। और हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र भी हमारा कुछ इसी डायरेक्शन में, यानी कि इनके बीच जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। और हम जानते हैं साइन 0 डिग्री होता है 0। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम ए पार्ट को देखें तो थीटा हमारा 90 डिग्री होता है और इसको हम अगर रखें यहाँ पे तो हो जाएगा आई बी, क्योंकि साइन 91 होता है तो आई की वैल्यू हमें पता है 1 एम्पियर है और बी की वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ से इजिली इसकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप बी पार्ट को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बी पार्ट में हमने बताया था अभी कि थीटा जो है वो 0 डिग्री है क्योंकि दोनों की विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो उनके बीच में जो एंगल बनता है वो बन जाता है 0 डिग्री। तो यानी कि जो यहाँ पे जो प्रति एकांक लंबाई पर जो बल होगा
वो आ जाएगा 0 डिग्री, यानी कि यहाँ पर उस चालक पर कोई भी बल यहाँ पे कार्य नहीं कर रहा है। तो बहुत इजी था, है ना ये। तो अब हम बात करते हैं रिव्यू की, कि आज हमने क्या क्या देखा। तो आज हमने देखा कि दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच जो बल होता है वो हमने कैलकुलेट करा, और हमने ये भी जाना निष्कर्ष के तौर पर कि समांतर धाराएं आकर्षित और प्रति समांतर धाराएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। तो आवश्यक शर्तें हैं त्रिकोणमिति और एम्पियर का परिपथीय नियम। सो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार विद्युत धारा पाश पर बल आघूर्ण और उदाहरण 4.11 की। तब तक के लिए थैंक यू।